हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, ये हमारा बिजनेस मैनेजमेंट या कहूँ तो एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट का क्लास नंबर थर्ड। और हम लोग इसमें कंटिन्यू करेंगे अपने वेरियस थ्योरीज को। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट और फ्योल के कुछ प्रिंसिपल्स वगैरह हमने डिस्कस किए थे। तो आज शुरुआत करेंगे ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के साथ, और जितने भी थॉट्स है उन सबको हम लोग आज डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करो। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट एमकॉम एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीयूईटी पीजी 2026 कोर्स कोड COQP08 जिसका है, वो ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम टाइम का ब्रह्मास्त्र बैच, जिसके अंदर तुम्हें बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, लाइक वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, यूनिट टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, डाउट सॉल्विंग व्हाट्सएप ग्रुप, और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो जाओ एग्जाम टाइम ऐप डाउनलोड करो और वहां से इस कोर्स को जाके अवेल करो। तो मिलते हैं अपने टॉपिक के साथ, स्टार्ट करते हैं। अगर इंटरेस्टेड हो तो जाके इसे ज्वाइन कर लेना। तो हमारे अगर टॉपिक की बात करें तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। तो यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले अभी तक हमने देखा कि साइंटिफिक FW टेलर ने दिया, फिर फ्योल के कुछ प्रिंसिपल्स हमने देखे। तो ब्यूरोक्रेटिक की बात करें तो ये दिया गया था मैक्स वेबर के द्वारा। किनके द्वारा? मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया था, जो कि एक जर्मन सोशल साइंटिस्ट थे। उन्होंने मैनेजमेंट के कुछ ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच बताए। अब क्या है ये ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच? मतलब मेरे कहने का है, ब्यूरोक्रेटिक से मेरा क्या मतलब है ये मैं बताना चाहता हूं। ये फोकस करता है रूल्स पे, प्रोसीजर्स पे, और एक फॉर्मलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे। मतलब यहां पे जो भी चीजें होंगी वो डिसिप्लिन्ड होगी, रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगी, रेगुलेशंस के हिसाब से चलेंगी। द फॉलोइंग आर द सम की पॉइंट्स टू नोट अबाउट द ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। चलो, ये तो हमने देख ही लिया कि मैक्स वेबर ने दिया था। वेबर ने आइडेंटिफाई करे नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ब्यूरोक्रेसी, जिसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर आया, एक फॉर्मल हायरार्की आई, और किसी भी काम को करने का एक सेट ऑफ रूल और प्रोसीजर देखने को मिला। Bureaucratic management emphasizes the importance of a formalized organization structure with clear rules and procedures for decision making, communication and control. तो ये जो थ्योरी था ना, ये टोटली इंफेसाइज करता था कि जो भी चीजें होंगी उसका एक स्ट्रक्चर होगा, एक क्लियर स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा, एक रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, और उसी चीजों को हमें फॉलो करना है डिसीजन मेकिंग में। चाहे हम कम्युनिकेट कर रहे हो, चाहे कोई भी चीजें हमें कंट्रोल करनी हो, ठीक है, या प्लान करना हो, तो उसमें वही रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट होंगे। अब ब्यूरोक्रेटिक में हमें बस इतना सा चीज याद रखना है। पूछा जा सकता है कि ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट किस पे बेस्ड है, तो बोल सकते हो इसका आंसर होगा फॉर्मलाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विद क्लियर रूल्स एंड प्रोसीजर। ठीक है। इसके बाद आया नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमें अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि एक आता है हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। उसके बाद ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट देखोगे, और बिहेवियरल अप्रोच। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अलग अलग दे रखे हैं, नियो क्लासिकल अप्रोच के बेसिक फीचर्स दे रखे हैं। उसके बाद हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट है। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के अंदर 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए थे, वो बताए गए। फिर ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है, और उसके बाद हमारा बिहेवियरल साइंस अप्रोच है। ठीक है। एक और देखेंगे मॉडर्न साइंस अप्रोच, जो कि हमारा लास्ट होगा इस इवोल्यूशन ऑफ थॉट्स का। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें नियो क्लासिकल अप्रोच की, तो सबसे पहले इस अप्रोच के अनुसार एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो एक सोशल सिस्टम की तरह होती है, और उसमें ह्यूमन फैक्टर जो होते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम, हम कह सकते हैं ऐसा। इट रिवील्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग वर्कर प्रोडक्टिविटी एंड सेटिस्फैक्शन। मतलब ये जो थ्योरी थी ना, ये अप्रोच जो थी, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग बताया गया कि सोशल और जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी डिटरमाइन करने के लिए। और साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे कि आपके वर्कर सेटिस्फाई हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे आपके काम से, मतलब जो काम उनको दिया जा रहा है। तो दो फैक्टर बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते थे वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी डिटरमाइन करने में और वर्कर्स के सेटिस्फैक्शन डिटरमाइन करने में। अब कौन से दो फैक्टर्स थे? तो सोशल और साइकोलॉजिकल। The behavior of an individual is dominated by the informal group of being a member. किसी भी इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है, ये इनफॉर्मल ग्रुप, जो ग्रुप स्ट्रक्चर्ड ना हो, मतलब उससे रिलेटेबल ना हो, उससे डोमिनेट किया जा सकता था। द एम ऑफ द मैनेजमेंट इज टू डेवलप सोशल एंड लीडरशिप स्किल इन एडिशन टू टेक्निकल स्किल। तो इस अप्रोच का मेन मकसद कह सकते हो तुम था कि
सोशल और लीडरशिप स्किल अपने एम्प्लॉयज के अंदर लाएं, अपने वर्कर्स के अंदर लाएं। मोरल एंड प्रोडक्टिविटी गो हैंड टू हैंड इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स थे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसमें हम अपने हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के साथ। देखो, a famous series of studies of a human behavior in the work situation was conducted at the वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी 1924 से लेके 1933 तक। ठीक है, यहां पे एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया। ये एक्सपेरिमेंट 1924 से लेकर 1933 तक चला था। 1927 में एक रिसर्चर का ग्रुप, जिसको कि लीड कर रहे थे एल्टन मायो और फ्रिड जे, और भी कुछ लोग थे इसमें, जैसे कि देख सकते हो यहां पे, ये सारे ही हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के थे, जिनको कि इनवाइट किया गया था कि आइए आप शिकागो के नजदीक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक हॉथॉर्न प्लांट है, आइए आप इसको ज्वाइन कीजिए। द स्टडी बिगेन एज एन अटेम्प्ट टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ लाइटिंग इन द वर्क प्लेस एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर। तो पहले जो स्टडी की शुरुआत हुई, वो शुरुआत कैसे होती है देखना। यहां पे देखा गया लाइटिंग की लेवल जो होती है, इसको कंसिडर किया गया सबसे पहले। लाइटिंग का कंडीशन के अलग अलग लेवल हो सकते हैं, मिड, लो, जीरो या हाई। इससे वर्कर के प्रोडक्टिविटी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, मतलब जिस वातावरण में काम कर रहे हैं वो, वहां पे कैसी लाइटिंग कंडीशन है, ज्यादा लाइट है, कम लाइट है, मीडियम लाइट है, उससे उनकी प्रोडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो पहला एक्सपेरिमेंट यहां से शुरुआत हुआ था, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन द लाइटिंग लेवल, सजेस्टिंग द एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन अफेक्टेड द वर्क बिहेवियर। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट ही मेन कंसेप्ट है हॉथॉर्न के। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे अगर हॉथॉर्न से आना होगा। तो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए थे? दूसरा एक्सपेरिमेंट था रिले असेंबली एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यहां पे क्या देखा गया? प्रोडक्टिविटी रॉज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन वर्किंग कंडीशंस एंड व्हेन नो चेंजेस वर मेड इंडिकेटिंग वर्कर रिस्पॉन्डेड टू बीइंग ऑब्जर्व। मतलब वर्किंग कंडीशंस में बदलाव लाने से उनके प्रोडक्टिविटी में भी चेंजेस आया, प्रोडक्टिविटी बढ़ी। और तीसरा हुआ इंटरव्यू प्रोग्राम्स। इंटरव्यूज ने वर्कर्स के मोरल को बूस्ट किया, उनकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट किया, और ये एक पॉजिटिव इफेक्ट दिखाया, क्योंकि यहाँ पे हर एक वर्कर को एक पर्सनल अटेंशन दिया जा रहा था, वो मोटिवेट हो रहे थे कि हमसे बात की जा रही है। तो ये 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के अंदर किए गए थे। कहाँ किए गए थे? तो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी नियर द शिकागो। कब से कब तक चला था? 1924 से 1933। 3 कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे? तो बस ये 3 नाम याद रखना है तुम्हें। क्लियर? चलो, अब देखो, एक ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें तुम देख लेना क्या बात की गई है कि हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच इज अ मैनेजमेंट अप्रोच दैट emphasizes द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सोशल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ वर्क। क्या कहने का मतलब है? मतलब जो व्यक्ति आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका सोसाइटी में वो रहते हैं, ठीक है, उनका सोशल एस्पेक्ट भी समझो और ह्यूमन एस्पेक्ट भी समझो। आप उनको मोटिवेटेड रखो, उनसे चीजें कम्युनिकेट करो, उनसे ये फीडबैक लेते रहो कि वो जॉब से सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ओवरऑल क्या होता है ना कि उनके वर्किंग बिहेवियर में चेंजेस तुम्हें देखने को मिलेगा। द हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट वेर की इन शेपिंग दिस अप्रोच, हाईलाइटिंग द रोल ऑफ टीम वर्क, कोलैबोरेशन एंड एम्प्लॉय वेलबींग इन द प्रोमोटिंग प्रोडक्टिविटी। तो ह्यूमन रिलेशन नाम से समझ पा रहे होगे, आपको अपने मैन पावर पे फोकस करना है, उनको सेटिस्फाई करके रखना है, उनके मोरल को बूस्ट करना है, ठीक है, टीम वर्क को बढ़ावा देना है, कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना है, तब वो जाकर उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्लियर? अब इसके बाद आता है हमारा बिहेवियरल साइंस अप्रोच। देखना, Mayo and his colleagues pioneered the use of the scientific method in their studies of the people in the work environment. Later, researchers were more rigorously trained in the social science. अब यहां पे तुम्हें सोशल साइंस के एस्पेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो इसके अलग अलग रिसर्च मेथड्स उस टाइम पे यूज किए गए। कुछ रिसर्चर्स जिनको कि हम लोग बिहेवियरल साइंटिस्ट बोलते हैं, कौन कौन थे? एएच मैस्लो, डगलस मैकग्रेगर, आर्ग्रेज, और भी कुछ अलग अलग कंट्रीब्यूटर्स थे जिन्होंने बहुत ही ज्यादा इस फील्ड में, इस अप्रोच में, किस अप्रोच में? बिहेवियरल साइंस अप्रोच में कंट्रीब्यूट किया। बिहेवियरल साइंस अप्रोच में हम लोग क्या देखते हैं? यहाँ पे जो भी हमारे नॉलेज, जो भी हम डिटरमाइन करेंगे, वो किससे निकल कर आएगा? तो बिहेवियरल साइंस से निकल कर आएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे किस पे? ह्यूमन के बिहेवियर पे। ठीक है,
अब समझते हैं कि क्या क्या मेन एलिमेंट थे इस अप्रोच के। तो सबसे पहला क्या यहां पे बोला गया, द बिहेवियरल साइंस अप्रोच इज एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच and integrates the knowledge drawn from different disciplines for the study of human behavior। बोला गया कि बिहेवियरल साइंस है ना, ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। इंटरडिसिप्लिनरी से मतलब है कि अलग अलग फील्ड से नॉलेज आएंगे, सोशल साइंस से, अलग अलग जो साइकोलॉजी कह लो, मतलब बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। तो सब जगह से आप नॉलेज ड्रॉ करते हो और उसके बाद आप किसी व्यक्ति की, ओवरऑल ह्यूमन की बिहेवियर को स्टडी करते हो। दूसरा पॉइंट बोला गया, दिस अप्रोच एडवोकेट्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशियो टेक्निकल सिस्टम, जिसके अंदर आपको इंडिविजुअल्स देखने को मिलेंगे और उनके इंटरपर्सनल और सोशल रिलेशनशिप देखने को मिलेंगे। मतलब एक व्यक्ति जो जहां पे काम कर रहा है, जिस वर्क प्लेस पे काम कर रहा है, उसके बहुत सारे दोस्त होंगे, कलीग्स होते हैं, तो आपस में बॉन्डिंग बन जाती है। हो सकता है किसी से काफी अच्छी बॉन्डिंग बन जाए, तो सोशल रिलेशन वहां पे स्टैब्लिश हो जाता है। तो दूसरा पॉइंट इसका ये था। पहला पॉइंट क्या बोला गया कि ये अप्रोच इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। दूसरा पॉइंट बोला गया, इस अप्रोच के अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो है एक सोशियो टेक्निकल सिस्टम की तरह काम करता है, जहां पे इंडिविजुअल्स के बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं, दोस्त भाई जैसे भी हो। तीसरा आया, बिहेवियरल अप्रोच रिकॉग्नाइजेस इंडिविजुअल डिफरेंस इन द टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी, गोल्स, बिलीफ, वैल्यू एंड परसेप्शन, देयरफॉर दीज मैटर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन द केस ऑफ मोटिवेशन। तो ये अप्रोच क्या इसने फील करा इस अप्रोच ने, कि जितने भी लोग हैं सबकी अलग पर्सनैलिटी होती है, सबके अलग गोल होते हैं, सबका अलग मानना होता है, सबकी अलग वैल्यूज होती है और परसेप्शन भी सबके अलग अलग होते हैं, क्योंकि ह्यूमन है, जाहिर सी बात है सबका ट्रेट सेम नहीं होगा। तो तीसरा एलिमेंट इसका ये निकल कर आया। फोर्थ अगर हम लोग देखें तो क्या कहता है, बिहेवियरल अप्रोच रिकॉग्नाइज गोल कंफ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड सजेस्ट रिकंसिलिएशन ऑफ द गोल्स ऑफ द individuals and organizations for the effectiveness and efficiency of organization। मतलब बोला कि आप ऑर्गेनाइजेशन में इंसान है तो हो सकता है टकराव हो जाए, गोल को लेकर, कंफ्लिक्ट को लेकर ईगो आ जाए। ये सारी चीजें देखो तुम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ोगे, ठीक है, ग्रेजुएशन वगैरह में तुमने ये चीजें पढ़ी होगी। तो उसी के लिए ये थ्योरी बेस की तरह काम किया था उस टाइम पे। दिस अप्रोच emphasized ऑन इनफॉर्मल ग्रुप, ठीक है, विच एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द एटीट्यूड, बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। मतलब इनफॉर्मल ग्रुप पे इनका फोकस था, क्योंकि जाहिर सी बात है इंसान है तो ग्रुप्स बनेंगे, कहीं ना कहीं उनके जो इन्फ्लुएंस है आपके एटीट्यूड पे आएगा, मतलब आपके एटीट्यूड पे उनका इन्फ्लुएंस आएगा, आपके बिहेवियर पे उनका इन्फ्लुएंस आएगा, और साथ ही साथ परफॉर्मेंस में भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं ये पूरे इंसान की बात करता था, बिहेवियरल साइंस अप्रोच की, एक इंसान कैसे बिहेव करता है, क्या क्या उसके ट्रेट्स हो जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। और ये अप्रोच इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। और भी कुछ पॉइंट्स है, लाइक देख सकते हो कि इसने स्ट्रेस करा ग्रुप्स पे, ग्रुप बिहेवियर पे, ग्रुप डायनामिक्स पे, ठीक है। चलो अब हम लोग आ जाएंगे किस पे, मॉडर्न अप्रोच पे। मॉडर्न अप्रोच के अंदर हमें तीन चीजें पढ़नी है, क्वांटिटेटिव अप्रोच, सिस्टम अप्रोच एंड कंटिजेंसी अप्रोच। देखो मॉडर्न थ्योरी क्या कहता है, सबसे पहले हमें यह जानना होगा। द मॉडर्न थ्योरी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज्ड इन द लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी एज रिस्पॉन्स टू द लिमिटेशन ऑफ अ क्लासिकल एंड नियो क्लासिकल। अभी तक हमने क्लासिकल और नियो क्लासिकल पढ़ लिया है ना, अब उसके लिमिटेशन को फुलफिल करने के लिए हमारा मॉडर्न थ्योरी आया था। कब आया था, तो अर्ली लेटर हाफ में आया था, अर्ली में नहीं आया था, लेटर हाफ 20th सेंचुरी। मॉडर्न थ्योरी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ मैनेजमेंट अप्रोच, ये इसको हाईलाइट कर लो। मॉडर्न थ्योरी जो है ये एक मैनेजमेंट अप्रोच है जो कि इंफेसाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी पे, इनोवेशन की बात करता है, और हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको अडॉप्ट करने की बात करता है। ये मेन एलिमेंट्स है इसके, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन और जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसके अडॉप्शन। इट रिकॉग्नाइज दैट कि बिजनेस जो है वो कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में ऑपरेट करते हैं, बिजनेसेस इंटरकनेक्टेड होते हैं, और हमारा जो इन्वायरमेंट है ना ये रैपिडली चेंज होता है। तो इन सारी चीजों को एक मैनेजर को रिकॉग्नाइज करना होगा और तुरंत से उसको रिस्पॉन्ड भी करना होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला सुनना ये जो अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच जो हमारा है, इसने ये रिकॉग्नाइज किया कि जो बिजनेस होते हैं ना ये कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में ऑपरेट करते हैं, इंटरकनेक्टेड इन्वायरमेंट होती है, और हमारा जो वर्ल्ड है ना ओवरऑल वो चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है इन सारी चीजों को वो फटाफट रिकॉग्नाइज करे और उस पर अपना इमीडिएट एक्शन ले। तो इसके अंदर टोटल हमें तीन अप्रोच को समझना होगा।
कौन कौन से हैं? तो अभी पहला स्टार्ट करेंगे हम लोग किससे? क्वांटिटेटिव अप्रोच से। देखो, मैं अभी तुम्हें बता दे रहा हूं, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी की बात होगी, मतलब यहां पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे मैथमेटिकल टूल्स का। किसका इस्तेमाल करेंगे? मैथमेटिकल टूल्स का। वेरियस टेक्निक्स आ जाएंगे, साथ ही साथ इसमें हम लोग पर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, सीपीएम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीटली मैथमेटिकल होने वाला है। देखो, द अप्रोच गेन्ड द प्रोमिनेंस आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड when the British formed the operational research team group of the mathematicians, physicists and physicists भी बोल सकते हो, and other scientists who were brought together to solve the problems and operations. तो मेजरली यहाँ पे क्या करना था? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था। These groups were expected to develop optimal decisions about the deployment of the military resources. इस अप्रोच को अलग अलग नाम से जाना गया: मैनेजमेंट साइंस अप्रोच, मैथमेटिकल अप्रोच, डिसीजन थ्योरी अप्रोच और ऑपरेशन रिसर्च। नाम हमें याद रखना होगा। अब बेसिक पोस्टुलेट क्या क्या थे? सबसे पहले बोला गया कि मैनेजमेंट को एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसीडर किया गया। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म है जो कि वेरियस मैथमेटिकल टूल्स का इस्तेमाल करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। तो पहला पोस्टुलेट इसका ये निकल कर आया। दूसरा निकल कर क्या आया कि मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को हम लोग मैथमेटिकल सिंबल्स के फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं, डेटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सब में हम लोग एक रिलेशनशिप दिखा सकते हैं। तीसरा पोस्टुलेट था इसका, डिफरेंट वेरिएबल्स इन मैनेजमेंट कैन बी क्वांटिफाइड एंड रिलेटेड टू इक्वेशन विच कैन बी सॉल्व। ठीक है, जितने भी वेरिएबल्स होंगे सबको क्या करना है? आपको क्वांटिफाई करना है और इक्वेशन के फॉर्म में रख के आपको सॉल्व करना है। मतलब टोटली मैथमेटिकल अप्रोच लगाना है। It covers the decision making system. It covers the decision making, system analysis and some aspect of human behavior. और टीम जो होती है यहाँ पे वेरियस मॉडल्स यूज करती है, लाइक सिमुलेशन हो गए, गेम्स हो गए, गेम थ्योरी हो गई, पर्ट, सीपीएम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये था हमारा क्वांटिटेटिव अप्रोच। अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म वगैरह भी हैं, तो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, एक मिनट। चलो, तो हम लोग यहां पे आगे देखेंगे, सिस्टम अप्रोच की हम लोग बात करेंगे। देखो, सबसे पहले क्या बोला गया ना कि सिस्टम अप्रोच जो होता है, यहां पे ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजों को देखेंगे। यहां पे हमें बताया गया कि ये एक अप्रोच प्रोवाइड करता है मैनेजर के लिए कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल देखे या फिर एक बड़े इन्वायरमेंट का पार्ट देखे। या तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल इन्वायरमेंट देख लो, या फिर एक बड़े से इन्वायरमेंट का एक पार्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। System theory tells us that the activity of any part of organization affect the activity of every other part. It is an integrating approach which consider the management is totally. समझना यहाँ पे बात क्या बोली गई। सबसे पहले एक बड़ा सा ये इन्वायरमेंट है, ठीक है, अब उसका एक पार्ट है, या मैं कह लूं एक ये जो पूरा एक इन्वायरमेंट है ना, ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। और ये अप्रोच एक मैनेजर को एक व्यू प्रोवाइड करता है कि आप बड़े इस इन्वायरमेंट को एक एज अ ऑर्गेनाइजेशन देख लो या एज अ उसका पार्ट देख लो। साथ ही साथ हमें यह भी बताता है कि अगर कुछ एक्टिविटी इस इन्वायरमेंट के अंदर होगी तो इसके अंदर जितने भी इसके पार्ट्स होंगे, सब पार्ट्स होंगे, सब में इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इतनी सी बात तो समझ अभी तक आई होगी। अब इसके मेन एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन इज एन यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटिव सिस्टम consisting of several interrelated and interdependent parts. It gives a manager a way of looking its organization as a whole. ठीक है सर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं। दूसरा, a system is considered as an open system because it interacts with the environment. All organization interacts with their environment. It get various resources from the environment and transform them its output. तो बस इतनी सी बात बोली गई कि एक ऑर्गेनाइजेशन बाहरी दुनिया से इंटरेक्ट करती है, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हम वहां से रिसोर्सेस लेते हैं और एक डिजायर्ड आउटपुट बना कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ओपन सिस्टम है। सिस्टम क्या है? सिस्टम एक ओपन सिस्टम है जो कि इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है। तीसरा बोला गया
द पार्ट दैट मेक द होल ऑफ ए सिस्टम आर कॉल्ड सब सिस्टम। वो जो पार्ट्स होते हैं ना, जब सबको इकट्ठे करते हो तो एक सिस्टम बनता है, उसको हम लोग नाम देते हैं सब सिस्टम। एंड ईच सिस्टम इन टर्न मे बी अ सब सिस्टम ऑफ ए स्टिल ए लार्ज होल। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पार्ट है जो कि सबको इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। लिखा, यहां लिखा भी है, ऑल दीज सब सिस्टम आर फंक्शनली इंटरएक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट। मतलब डायग्राम से समझो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, सबसे मिलकर ही बना ना, बस यही। और ये जितने भी हैं सब इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट है। ईच सिस्टम हैज बाउंड्री, हर एक सिस्टम का बाउंड्री होगा जो कि अलग होगा अपने इन्वायरमेंट से। दीज बाउंड्रीज आर मोर फ्लेक्सिबल इन एन ओपन इन्वायरमेंट, और ये मेंटेन करता है क्लियर और प्रॉपर रिलेशनशिप बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स इन्वायरमेंट। ठीक है, तो बेसिक सी बात है, सिस्टम को आपको, एक ऑर्गेनाइजेशन को एक लार्ज इन्वायरमेंट की तरह देखना है इस अप्रोच के अनुसार। और अगर आप मेजर इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस करते हो तो बाकी सारे पार्ट्स में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब कैसे इंडिपेंडेंट है, सब पार्ट क्या है इसके अंदर, वो सारी चीजें बताई गई। इसके बाद आया हमारा कंटीजेंसी अप्रोच। कंटीजेंसी शब्द अब जो अप्रोच क्या कहता है, इसमें एक लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है, देखो, द नो वन साइज फिट्स ऑल। इसी लाइन पे पूरी कहानी इसकी बेस्ड है। नो वन साइज फिट्स ऑल मतलब इसके कहने का है, हर प्रॉब्लम के लिए सेम सॉल्यूशन नहीं होता। प्रॉब्लम अलग तो सॉल्यूशन भी अलग। पढ़ते हैं जरा इसको। देखो यहां पे लिखना, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस मस्ट बी अडॉप्टेड टू द स्पेसिफिक कंटेक्स्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मेन बात इसकी जो है उस पर हम लोग आते हैं। कंटीजेंसी अप्रोच स्ट्रेस करता है कि देयर इज नो वन बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप विच विल सूट एवरी सिचुएशन। द इफेक्टिवनेस ऑफ लीडरशिप स्टाइल वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। देयरफॉर इस अप्रोच के अनुसार मैनेजमेंट को इंटायरली सिचुएशनल होना होगा। मतलब जैसा सिचुएशन है उस हिसाब से सॉल्यूशन तुम निकालोगे। मतलब ये अप्रोच सर हमारा कैसा है, एक्शन ओरिएंटेड है। एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच है जो कि फोकस करता है कि अगर जो जिस हिसाब का वातावरण चल रहा है, जैसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसको सबसे पहले एनालाइज करेगा हमारा जो लीडर है, उसको अच्छे से एनालाइज स्क्रूटनी करके उस पर सॉल्यूशन निकालेगा। कंटीजेंसी थ्योरी अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन द प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन द सिचुएशन, एक्शन एंड आउटकम। तो जो भी सिचुएशन है उस पर क्या हमें एक्शन लेना है, अगर जो एक्शन लेंगे उससे क्या आउटकम निकल कर आएगा, इन तीनों के बीच एक रिलेशनशिप को डिटरमाइन करना इस सब थ्योरी का काम है। एक सिचुएशन है, तुम्हारे माइंड में चल रहा है कि मुझे सिचुएशन में ये एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, अगर मैं ये एक्शन लेता हूं तो इसका ये पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है, ये नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। तो ये जो तीन चीज है ना, सिचुएशन, एक्शन, आउटकम, तीनों के बीच के रिलेशनशिप को कंटिजेंसी थ्योरी प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। मैनेजमेंट शुड मैच और फिट इट्स अप्रोच टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर सिस्टम। वही बात जो भी हमने की, ये अप्रोच कहता है कि जैसा प्रॉब्लम है उस अनुसार सॉल्यूशन दो। तो वर्ड फिट जो है उसके लिए रखा गया कि जैसा प्रॉब्लम वैसा सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये थी हमारी थ्योरीज। ठीक है, मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं ऊपर से। कि हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें। क्लासिकल थ्योरीज हमने देख लिया, नियो क्लासिकल थ्योरी देख लिया, मॉडर्न क्लासिकल थ्योरीज देख लिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासेस हमारी इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको अच्छे से कवर अप कर लेना। आई होप तुम्हें सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, और साथ ही साथ अगर कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो जाके एग्जाम टाइम ऐप से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोर्स डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। ऐसे चाहो तो CSR पे वीडियोस हमारे यूट्यूब पे अपलोडेड है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बोलूंगा उसको यूट्यूब पे मैंने बड़े अच्छे तरीके से कवर अप करवाया, उसे कवर अप कर लो डायरेक्टली। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जंप करेंगे, और इन केस तुम्हें कोई डाउट लगेगी तब फिर दोबारा से हम CSR को कवर अप करेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।